Okay, Assalamu alaikum and welcome back. In this discussion of Unit 9.3, we'll be focusing on viruses and other malicious code. So, as I've told you in the last video, कि non-malicious code तब generate होता है जब हमसे कोई mistake हो जाती है, वो totally unintentional होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है इस तरह का attack. But जब आपका computer का data are not usually seen directly by users. So malicious people can make programs serve as vehicles to access and change data and other programs, right? So जब intentionally कोई यूजर्स या कोई मेलिशियस पीपल आपके प्रोग्राम में चेंजेस करें या आपके डेटा के साथ चेंजेस करें और आपके सिस्टम में ऑल्टरेशन करें, और वो उनका मेन पर्पस ही यही हो कि आपकी सिस्टम की वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहें, तो फिर उस तरह के कोड को जो आपके डेटा को चेंज कर दे या जो आपके प्रोग्राम को चेंज कर दे, हम मेलिशियस कोड कहते हैं. Right. So malicious code can do anything any other program can, such as writing a message on a computer screen, या फिर वो आपके प्रोग्राम को हॉल्ट कर दे, या फिर वो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर दे, या फिर वो किसी अजीब तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर दे, या फिर कोई ऐसी फाइल्स जो आपकी स्टोर हो उनको ऑटोमेटिकली डिलीशन उनकी हो जाए. So malicious code can do nothing at all right now, right? It can be planted to lie dormant undetected until or unless some event triggers the code to act. ठीक है, वो छुप के आपके पीसी में रहता है और वो तब तक कोई इवेंट ट्रिगर उसको ट्रिगर नहीं करता, वो एक्टिव नहीं होता. राइट. सो ट्रिगर कैन बी, अब वो ट्रिगर ये भी हो सकता है कि भाई कोई टाइम आ गया या कोई डेट आ गई तो अब वो एक्टिव हो जाए और आपके कंप्यूटर की फाइल्स को डिलीट करना शुरू करते हैं, या कोई इंटरवल भी हो सकता है कि 30 मिनट्स तक मेरा पीसी हैंग रहा है. ठीक है, या फिर कोई दूसरा इवेंट हो सकता है कि जब जब कोई फलाना प्रोग्राम रन हो तब तब मेरे पीसी को आप हैंग कर दें या होल्ड कर दें या क्रैश कर दें. ठीक है, और या फिर कोई कंडीशन मीट हो के जैसे कि जब मेरे मोडेम में एट अ टाइम 300 कम्युनिकेशन या कनेक्शंस बन जाएं तो आप जो है ये अटैक लॉन्च कर दें. ठीक है, या फिर कोई काउंट, कि आप कोई काउंटर लगा दें कि हर 2 घंटे बाद इस अटैक को लॉन्च कर दो, या फिर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन कि 30 मिनट्स के लिए जब मेरे पास काफी सारे यूजर्स आ जाएं तो सिस्टम को होल्ड कर दे. इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरसेस. जैसे कि एक वायरस होता है होक्स वायरस. अच्छा, इसको होक्स वायरस कहा इस तरह से जाता है कि जो होक्स है ना, इट मीन्स कि जिसको आप कह ले ट्रिकी ट्रिकी, या इसको उर्दू में कहते हैं चकमा देना ना. सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ होक वायरसेस दैट स्प्रेड लाइक चेन लेटर्स. फॉर एग्जांपल emails, they cause little or no longer term damage. These hoaxes can be disruptive as real malicious codes ना. जो आपका जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है वो ज्यादातर लोगों का किसी इस वायरस को रिसीव करने के बाद वो इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग इज टू पास इट ऑन टू अ पीपल in their organization and most likely everyone else in their contact list. So this set up a chain reaction that not only waste internet band but also waste the valuable time of the recipients ना. तो इसमें आप सामने वाले को ना एक तरीके से सामने वाले के साथ ट्रिक कर रहे होते हैं. इनफैक्ट हमारे पास काफी सारी अजीब ईमेल्स भी आती हैं कि भाई मेरे पास इतना इतना अमाउंट है जो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, और जो है क्योंकि अब मेरी लाइफ अब और नहीं बची तो आप जो है मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ, तो आप ऐसा करें मेरी इस ईमेल को लोगों को फॉरवर्ड कर दें ताकि लोग मुझे अपने अकाउंट नंबर्स बताएं तो फिर मैं उनको पैसे दे दूँ. तो इट्स समथिंग कि कोई आपको जो है समवन लाइज टू फूल यू ताकि उसको आपको नंबर मिल जाए, और इसके अलावा जो उसकी ईमेल है वो बहुत लोगों तक फैल जाए तो इंटरनेट की बैंडविड्थ जाए, लोगों का टाइम वेस्ट हो और उसके पास कोई डेटा भी आ जाए. ठीक है. अनदर काइंड ऑफ अटैक इज मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस. ये क्या होते हैं, ये सम पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोस्ट यूजर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट, terminate and disappear with their space in memory being available for anything executed later. ठीक है, तो ये करते क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पार्ट यूज करते हैं और यूजर प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट होते हैं, अपनी मर्जी से टर्मिनेट होते हैं, जब चाहते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं. सो फॉर मेनी फ्रीक्वेंटली यूज पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, और फॉर अ फ्यू स्पेशलाइज्ड यूजर प्रोग्राम्स इट वुड टेक टू लॉन्ग टू रीलोड द प्रोग्राम ईच टाइम इट वाज नीडेड. So some code remains in memory and it's called resilient code. इस तरह के वायरसेस का कुछ ना हमेशा मेमोरी में होता है, और वो करता क्या है कि जब जब फलाना या कोई प्रोग्राम लोड हो या कोई एप्लीकेशन लोड हो तो वो ये करता है कि आपके ना कंप्यूटर में किसी तरह की मैल फंक्शनिंग प्रोड्यूस कर देता है या कंप्यूटर को हैंग कर देता है. तो ये कोड जो है आपके कंप्यूटर को स्लो 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 मैन फंक्शनिंग करता है, या कुछ ऐसी एरर कंडीशंस में ले जाता है, कुछ अलार्मिंग कंडीशंस में ले जाता है जहाँ पे आपको टाइम पे आउटपुट ना मिले.
इसके अलावा अगर मैं रेसिडेंट कोड की आपको सिंपल से एग्जांपल दूं ना, तो ये ऐसी रूटीन्स होती हैं दैट इंटरप्ट्स की प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जैसे कि द कोड दैट हैंडल्स एरर कंडीशंस दैट अराइज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। तो उससे क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट होता है। तो जब बार बार इंटरप्ट जनरेट होगा तो होगा क्या, आपका प्रोग्राम हैंग होगा। और अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स लाइक अ अलार्म क्लॉक, ठीक है, सो साउंडिंग अ सिग्नल एट अ टाइम दैट यूजर डिटरमाइंस। दीज काइंड ऑफ वायरसेस जो मेमोरी में रहते हैं वो अपने टाइम पर ट्रिगर हो जाते हैं, आर नोन एज मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस। After this concept, we have some other examples of malicious code. As we've discussed so far, malicious code को आप raw program भी कहते हैं, is a general name for anticipated or undesired effects in programs or program parts caused by an agent, intent or damage. And obviously purpose उसका यही होता है. So this definition eliminates unintentional errors. यहाँ पे हमें फॉर श्योर पता है कि क्योंकि ये कोड मेलिशियस है, पर्पसली हो रहा है, तो अनइंटेंशनल एरर्स नहीं है इसमें, इंटेंशनल एरर्स ऑल्सो दे कैन ऑल्सो हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट जब आपने देखा कि नॉन मेलिशियस कोड जब इतना प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, तो मेलिशियस कोड फिर कितना खतरनाक होगा। तो वायरस इज अ प्रोग्राम बेसिकली दैट कैन पास ऑन मेलिशियस कोड टू अदर नॉन मेलिशियस प्रोग्राम्स फॉर मॉडिफाइंग देम। तो ये वायरस का नाम ही इस तरह के कोड को इसलिए मिला क्योंकि वायरस आप किस चीज को कहते हो, वायरस एक बायोलॉजिकल टर्म है ना, एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि वायरस आप हर उस बीमारी को, बायोलॉजी में कहा जाता है डॉक्टर्स वायरस, हर उस चीज को कहते हैं जिसकी वजह जो फैले और उससे एक ऐसा बंदा जो इम्पैक्टेड है, जो किसी वायरस में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, वो जब दूसरों के साथ लिंक करे तो वो उनको भी मुब्तला कर दे। ऐसा ही है। तो इसी वजह से ऐसे मैलिशियस कोड्स जो खुद इन्फेक्टेड होते हैं और जब वो किसी सिस्टम में पेनेट्रेट कर जाए, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाए, तो वो उसको भी मैलिशियस बना देते हैं, right? So in fact it's something which infects other healthy subjects by attaching itself to the program and either destroying it or coexisting with के सारी जिंदगी उसके साथ लगा रहे और मेल फंक्शनिंग करता रहे। ठीक है, so a good program can be modified to include a copy of the virus program, so the infected good program itself begins to act as a virus infecting other programs। ठीक है, कितना भी अच्छा प्रोग्राम उसके साथ वायरस है तो बजाते खुद एक वायरस ही बन गया ना। सो अ वायरस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वायरस या तो ट्रांजिएंट हो सकते हैं या फिर हमारे पास रेसिडेंट हो सकते हैं। ट्रांजिएंट इट्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ इट्स होस्ट। जितना लंबा उसका होस्ट चलेगा उतनी लंबा वो वायरस चलेगा। ठीक है, क्योंकि वायरस तभी रन होता है जब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसके साथ वो अटैच है, जिसके साथ वो एग्जीक्यूट होगा, उसके साथ वो रन होता है। और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड करेगा वैसे ही हमारा वायरस भी टर्मिनेट कर जाएगा। बट ये जो रेसिडेंट वायरस होते हैं ना, वो मेमोरी में है, वो कभी नहीं जाते। Then it can remain active or be activated as a stand-alone program even after its attached program ends। वो किसी के साथ भी कभी भी अटैच हो जाएगा क्योंकि वो तो मेमोरी में। रेसिडेंट प्रोग्राम से अगर आपको बचना है और रेसिडेंट मेलिशियस प्रोग्राम, सीधा सीधा आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी रीइंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। अदर मेलिशियस कोड एग्जांपल्स आर ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट वही वाला, वो जो ट्रोजन हॉर्स की जो है स्टोरी है वही है कि एक ऐसा मेलिशियस कोड जो है इन एडिशन टू इस प्राइमरी इफेक्ट हैज अ सेकंड नॉन ऑब्वियस मेलिशियस इफेक्ट, जिसका ऑब्वियसली पर्पस ये होता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए या आपका सिस्टम किसी भी तरह से आपके डेटा को आप खराब कर दें। तो इट्स इंस्टॉल्ड विद लेजिटिमेट इन्फेक्टेड प्रोग्राम। वो हमारे जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है उसके साथ वो किसी भी वक्त इंस्टॉल होके आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। और वो जो है दूसरे प्रोग्राम्स को इफेक्ट करता है, हमारी फाइल्स को डिलीट करता है, उनको किसी इंट्रूडर्स को ट्रांसमिट भी कर सकता है, मजीद मेलिशियस कोड हमारे सिस्टम में या हमारे नेटवर्क पे डाल सकता है। राइट, सो प्रिविलेज एलिवेशन अटैक होता है ये कि जिसमें कोई भी फायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। So after that we have another kind of attack which is known as logic bomb. It's a class of malicious code that detonates or goes off when a specific condition occurs। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस तब पड़ता है, ये भले ये पहुंचा हुआ है आपके पीसी में, लेकिन ये तब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना मीट हो, तभी इसको बॉम्ब कहते हैं। बॉम्ब में क्या होता है, हमारे पास हमेशा टाइमर लगा होता है, जैसे ही वो टाइम मीट होता है वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। और जब ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो वही इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ऐसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जहां इसका टाइमर जहां पे फिक्स और वो टाइम आ गया उसके बाद ये हमारा नुकसान कर देता है। ट्रैप डोर्स हैं, बैक डोर्स हैं। इट इज अ फीचर इन अ प्रोग्राम बाय विच समवन कैन एक्सेस the program other than by the obvious direct call
परहैप्स विद स्पेशल प्रिविलेजेस, उसमें कुछ ऐसी प्रिविलेजेस ले लेता है दूसरे प्रोग्राम्स के साथ अटैच होके, जिसके बाद ये आपके अच्छे खासे स्पेस को, स्पेस से मुराद ये है कि अच्छे खासे राइट्स हासिल कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तक हासिल करके आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जिस वक्त इसको वो टाइम इसका आ गया जिसमें ये अपना इफेक्ट दे दे। right? Worm, it's like a program that spreads copies of itself through a network, वो अपने आप को replicate करता है नेटवर्क पे। और the primary difference, अब आप कहेंगे कि worm भी replicate करता है तो वायरस भी तो यही करता है कि वो एक से दूसरी एक्टिविटी के साथ अपने आप को लिंक करता है और फिर अपने जैसे खुद इम्पैक्टेड होता है मैलिशियस कोर्स के साथ, वैसे ही दूसरे सॉफ्टवेयर को भी इम्पैक्ट कर देता है। बट वर्म में और वायरसेस में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो वर्म होता है ना वो नेटवर्क पे ऑपरेट होता है, और वायरस किसी भी मीडियम में आप स्प्रेड कर देते हैं, बट यूजुअली वायरस जो है वो प्रोग्राम्स और डेटा फाइल्स में अपने आप को कॉपी करता है, और वर्म जो है यूजुअली आपके पास नेटवर्क में यूज होता है। तो जब आप नेटवर्क में स्प्रेड कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये मैं वर्म की बात कर रहा हूँ, और जब आप डेटा फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स में इम्पैक्शन कर रहे हैं और एप्लीकाज बना रहे हैं तो वो हमारे पास डेडिकेटेडली वायरस होता है। तो वर्म वायरस हो सकता है, बट वर्म हमेशा वायरस होता है। ठीक है, वर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस जो कि आप नेटवर्क पे जिसकी कॉपीज बनाते हो। ठीक है, देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रैबिट। Rabbit is a virus or worm that self-replicates without bound with the intention of exhausting some computing resource. ठीक है, ऐसा वायरस या ऐसा वर्म जो विदाउट एनी बाउंड बेहिसाब दफा वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और ये समवॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे बेतहाशा टाइम आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उससे होता क्या है, आपकी जो नेटवर्क होगा वो ही हैंग कर देगा, या आपकी जो डेटा फाइल्स होगी आप इतनी दफा रेप्लिकेट कर देंगे कि आपका बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। राइट, तो रैबिट माई क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ और उसको किसी डिस्क पे जो है वो स्टोर कर सकता है इन एन एफर्ट टू कंप्लीटली फिल द डिस्क, और फिर आपकी डिस्क फिर वो जो एक्चुअल डेटा है जो उसको फिक्स करना होता है अपनी डिस्क में वो तो फिक्स हो नहीं पाता, रादर देन आपके पास वायरसेस की बेहिसाब कॉपीज डिस्क पे बन जाती हैं। Right, so these were some viruses discussions. Then we have another concept of targeted malicious code. टारगेटेड मैलिशियस कोड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जो कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब वो टारगेट करता है कि मैं इसी एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेडली वो कोड लिख रही हूँ ताकि ये एप्लीकेशन डाउन हो जाए। ठीक है, वो जनरल पर्पस नहीं होती, वो स्पेसिफिक पर्पस होती है, सिमिलर टू वायरसेस बट विद द एडिशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। जैसे कि आपके पास ट्रैपडोर्स जो होते हैं वो एन अनडॉक्यूमेंटेड एंट्री पॉइंट होता है किसी भी मॉड्यूल का इंसर्टेड फॉर अ कोड, या फिर हुक्स हैं टू एडिशनल फ्यूचर एनहांसमेंट्स। तो ये लेजिटिमेट भी हो सकता है, नॉन लेजिटिमेट भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, और ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानती है, वो किसी समहाउ किसी तरह से टारगेट कर ले। ठीक है, अब जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रही है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, स्टब्स एंड ड्राइवर्स, मतलब वो रूटीन्स हैं जहां से आप आपकी इंफॉर्मेशन इंजेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग के दौरान। कंट्रोल स्टब्स हैं जहां से आप डीबगिंग कोड जो है इन्वोक करते हैं। तो या फिर आपके पास कोई प्लेस जो है एक्सीडेंटली रह गई जहां से वो एंटर हो सकता है मैलिशियस कोड। इसके अलावा अगर आपकी एरर चेकिंग प्रॉपर नहीं है तब ये आप वहां पे आप मैलिशियस कोड रख सकते हो जहां पे आपके लूप होल्स रह गए। तो वहाँ वो इन एरियाज को मैलिशियस को टारगेट करता है कि यूनिट टेस्टिंग के दौरान इंजेक्ट कर दे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दौरान इंजेक्ट कर दे, कंट्रोल स्टेप्स के दौरान हो जाए, या कोई स्पेस रह गई है, कोई प्लेस खाली रह गई है एक्सीडेंटली, वहाँ ये अपनी जगह बना लेता है। तो ट्रैपडोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुअरली डिफाइंड डेटा। और इसका जो पुअरली डिफाइंड डेटा की एक वजह है वो ये है कि आपकी जो मेडिएशन होती है ना वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इनकम्प्लीट मेडिएशन को समझने की सबसे पहले आप कंप्लीट मेडिएशन समझें। कंप्लीट मेडिएशन इज लाइक कि आपका जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट एक्सेस चेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट each time a object requires to access, especially for security critical objects, and it decreases the chances of mistakenly giving elevated permissions to the subject। ठीक है, तो कर क्या रहे हो आप, हर दफा चेक लगा रहे हो, जब जब कोई आ रहा है ना सिक्योरिटी क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हर दफा चेक लगा रहे हो। लेकिन जब आप प्रॉपर पॉइंट्स पे चेक्स नहीं लगाते तो वो मेडिएशन फिर इनकम्प्लीट हो जाती है, जिसको आप कहते हो कि आपने डेटा को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। तो जब आपके पास अनडिफाइंड ऑपकोड्स होते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस दैट हैव नॉट डिफाइंड फॉर द प्रोसेसर्स, तो ट्रैपडोर्स कैन बी यूजफुल।
तो तब आपके पास बहुत चांस होता है कि जब आपकी मेडिएशन इनकम्प्लीट है तो फिर ट्रैपडोर्स के पास बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीछे के रास्ते हैं जहां से आपका, पीछे के रास्ते से मुराद बहुत सारी ऐसी स्पेसेस हैं जहां से आपका जो अटैकर है या हैकर है वो आपके सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ऑडिट्स में रिक्वायर्ड ट्रैपडोर्स टू बी इंसर्टेड। ट्रैपडोर शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, ट्रैपडोर की जरूरत हमें कभी कभी ना लेजिटिमेट्स के लिए भी पड़ती है कि वो करते क्या है कि आपके सिस्टम की टेस्टिंग के लिए ट्रैपडोर्स को यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा ये बैड पर्पसेस के लिए नहीं होता। causes of trapdoors, forgot to remove intentionally, for testing, intentionally left for maintenance। ठीक है, कभी इसका रीजन ये भी है कि ट्रैपडोर्स कभी कभी जानबूझ के मेंटेनेंस के लिए छोड़े जाते हैं कि भाई यहाँ से पेनिट्रेशन हो जाए और हम अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकें। इंटेंशनली लेफ्ट ओवर फॉर कन्वर्ट मीन्स ऑफ एक्सेस। ठीक है, ट्रैपडोर्स आर ऑलवेज नॉट बैड, दे आर, जैसे कि मैंने कहा, वो हमेशा फॉल्स नहीं होते अनलेस और अनटिल आप ट्रैपडोर को ओपन करने के बाद क्लोज ना करें। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम अपना घर का दरवाजा, पीछे का दरवाजा अक्सर अपनी आसानी के लिए ओपन कर देते हैं, लेकिन अगर हम रात को उसको क्लोज ना करें तो उसमें रात में चोर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉपर टाइम पे उसको क्लोज कर दिया जाए कि उसमें से कोई इंट्रूडर ना आ जाए। ठीक है, a system is not closed, is not secure if a trapdoor is present but unknown by others। ठीक है, आपका सिस्टम तब सिक्योर है अगर उसमें ट्रैपडोर है, लेकिन अगर आपका सिस्टम में ट्रैपडोर है और वो दूसरों को पता है तो फिर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अटैक विच इज सलामी अटैक। अगर मैं जस्ट इसको गूगल करूं तो यू विल सी, लेट मी जस्ट गूगल दिस थिंग। अगर मैं यहाँ पे सिंपली सलामी टाइप करूँ ना तो हमारे पास देखें क्या आएगा, ये देखिए ये सॉसेजेस की इमेज आएगी। ये सॉसेजेस जो है ये बारीक बारीक, एक बड़ा सा सॉसेज होता है। ठीक है, इस बड़े से सॉसेज को बारीक बारीक स्लाइसेस में आपको नजर आ रहा होगा कट करते हैं। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट सलामी अटैक का है। सलामी अटैक का नाम सलामी अटैक रखा ही इस सॉसेज के कॉन्सेप्ट पे गया है कि यह एक सॉसेज मिलता है जिसको आप बारीक बारीक स्लाइसेस पे काट के इसको हम ईटिंग पर्पसेस के यूज करते हैं। पिज्जा बहुत मशहूर है इसके, सलामी के से जो बीफ पिज्जा बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ सलामी अटैक का ही है। लेट मी शेयर द स्लाइड्स अगेन। तो देखिए जैसे आगे मेंशन है कि सलामी अटैक्स करता क्या है कि वो इन सीक्वेंशियल बिट्स ऑफ डेटा को मर्ज कर देता है। ठीक है, टू यील्ड समथिंग इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपके पास, अगर मैं सलामी अटैक की आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पर सलामी अटैक जो है ना वो रैंडम ऑडिट में यूज हो सकता है। ठीक है, रैंडम ऑडिट ट्रैक द अकाउंट टाइमली, ये इसका एक तरह का हल हो सकता है। अब ये मसला क्या होता है, सलामी अटैक इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ स्मॉल अटैक्स। जैसे कि आपने देखा कि वो एक सॉसेज था जो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ था, तो बिल्कुल उसी तरह सलामी अटैक जो है ना सीरीज ऑफ स्मॉल अटैक्स होता है दैट प्रोड्यूस अ मेजर अटैक, एंड दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेबल। क्यों डिटेक्टेबल नहीं होता? क्योंकि उनको बारीक बारीक स्लाइसेस जैसे है ना ये, वैसे ही छोटा छोटा अमाउंट जो है अटैक होता है, और जो है स्मॉल लॉन्चेस होते हैं अटैक के, और जिसके बाद उस अटैक का इम्पैक्ट एट द एंड बड़ा बढ़ सकता है। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि जैसे कि आपका ऑनलाइन कोई डेटाबेस है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, और उसमें वो आज जैसे बैंक है। ठीक है, अब बैंक में आपके पास जो है आप ट्रांजैक्शन करवाते हैं, अब एक यूजर 1 है, एक यूजर 2 है और एक यूजर 3 है, और ये सारे एक बैंक के साथ कनेक्टेड हैं। अब उस बैंक पे जो है ना सलामी अटैक लॉन्च किया किसी ने, कैसे किया कि जब यूजर 1 ने ट्रांजैक्शन की, यूजर 2 ने की और 3 ने की, तो इस एक चंक ये रहा, एक चंक ये रहा और ये एक चंक ये रहा। ये यूजर 1 2 3 चंक नहीं है। चंक क्या है? चंक ये है कि जब यूजर 1 ने कहा कि 130.38 रुपीज ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हैकर ने ये करा या अटैकर ने ये कहा कि 130.08 ट्रांसफर कर दिए, और इसमें से जो 0.8 था ना वो अपने पास रख लिए। बिल्कुल उसी तरह जब यूजर 2 ने कहा 120.25 ट्रांसफर करने, तो उसने 120.2 ट्रांसफर कर दिया और 0.05 अपने पास रख दिए। फिर यूजर 3 ने कहा 130.55 ट्रांसफर कर दे, तो उसने 130.05 ट्रांसफर कर दिए और 130 और 0.5 अपने पास रख लिया।
तो ये जो अपने पास वो जरा जरा सा अमाउंट रख रहा है ना, तो देखने में तो आपको वो बहुत कम लग रहा है, और इतना ही कम वो यूजर को ही लग रहा है। फॉर इंस्टेंस यूजर के पास बैंक मैसेज नहीं भेज रहा है कि इतना अमाउंट ट्रांसफर हो गया, इतना अमाउंट ट्रांसफर हो गया और इतना अमाउंट ट्रांसफर हो गया। यूजर को नजर आ रहा है ₹0.3 कम है, यूजर को नजर आ रहा है ₹0.2 कम है, यूजर को नजर आ रहा है ₹0.5 कम है। लेकिन यूजर कहेगा अच्छा इतना सा अमाउंट है, हो सकता है कोई टैक्स कट गया, यूजर तवज्जो भी नहीं देगा, और हो सकता है कोई देखे तो उसको वो नजर भी ना डाले। क्यों? क्योंकि उसको 130 की फिगर तो पूरी नजर आ रही है, 120 की फिगर तो पूरी नजर आ रही है, 130। बट एज अ अटैकर जब वो ये सलामी अटैक कर रहा है ना, तो ये स्मॉल परसेंटेज कट कर करके उसके पास बैंक के बेहिसाब यूजर्स का बेहिसाब अमाउंट जमा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अटैक, क्योंकि काफी चांसेस होते हैं कि ये अटैक अनडिटेक्टेबल रहता है, पता नहीं चलता कि अटैक लॉन्च हुआ है। देन वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रूट किट्स। अगर आपको पता तो रूट किट होती क्या है? रूट किट का जो कॉन्सेप्ट आया ना, जैसे कि विंडोज में आपके पास एक एडमिन होता है, वैसे अगर आपने कभी लिनक्स यूज किया तो लिनक्स में ना एक रूट यूजर होता है जो कि बेसिकली होता है एडमिन ही। ठीक है, देन आपके पास किट मतलब लिनक्स में या विंडोज में इसको कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, तो रूट किट्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जो एडमिन यूजर के लिए होते हैं ना, एडमिन यूजर के लिए होते हैं। तो रूट किट इज अ पीस ऑफ malicious कोड दैट गोज टू ग्रेट लेंथ नॉट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये कैसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को ले और आप विदाउट योर परमिशन वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बन जाए। ठीक है, तो ये यूजर वो सारे वो काम कर सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिन कर सकता है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, या उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है, जो चाहे कर सकता है विद नो लिमिट। तो इस तरह के अटैक्स जहाँ पे आपका अटैकर जो है वो बाकायदा एडमिन बन जाए और वो आपके सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर सके, आपके कोड को इंटरसेप्ट कर सके, आपकी ट्रांजेक्शन को इंटरसेप्ट कर सके, चीजों को कॉपी कर सके, इस तरह के अटैक को आप रूट किट अटैक कहते हैं। ठीक है, so one of the primary objectives of rootkit is to avoid detection in order to remain installed and accessible on the victim system। तो जो भी इसका victim होता है ना, rootkit की हमेशा कोशिश होती है कि वो मुझे डिटेक्ट ना कर पाए, तो वो कोई ऐसा हार्म नहीं पहुंचाता जिससे वो डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो रूट के डेवलपर्स होते हैं उनका हमेशा कोशिश यही होती है कि वो अपना मेलवेयर जो है ना अनडिटेक्टेबल रखें। सो वन कॉमन सिस्टम, अब आपको पता कैसे चलेगा कि रूट किट आ गया? तो रूट किट इन्फेक्शन जब आपके सिस्टम में आ जाता है ना, तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करती हैं। वो चीजें क्या हैं? वो ये होता है कि जो आपका एंटी मालवेयर एप्लीकेशन है ना, वो बार बार स्टॉप हो जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो है सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है वो सही काम नहीं कर रहा। एक और सिस्टम सिम्टम इसका ये है कि आप देखेंगे कि जो आपकी विंडोज की सेटिंग्स है ना, वो खुद ही चेंज हो रही है। आपकी जो है आपको कोई एक्शन नहीं आ रहा और विंडोज की सेटिंग चेंज हो जाती है। अनदर अनयूजुअल बिहेवियर वुड बी कि जो आपकी जैसे आपकी बैकग्राउंड इमेजेस चेंज होती हैं, वो डिसअपियर होने लगती हैं और आपकी स्क्रीन अपनी पास से खुद ही लॉक हो रही है, या फिर आपके पास कुछ पिंड आइटम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट अ रूट किट इन्फेक्शन। एंड यूजली जो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है ना रूट किट का, वो हमेशा इस चीज का आता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूट किट स्लोली स्लोली ना आपकी मेमोरी में गार्बेज डाटा इंसर्ट करती है, तो आपका सीपीयू डाउन हो जाएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। आपका ब्राउजर जो है आपको नॉन मेलिशियस साइट्स सॉरी आपका ब्राउजर आपको रॉन्ग साइट्स पे ले जाना शुरू कर देता है, खुद ही रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये एक तरह का एक तरह का फ्लैग है कि यू कैन से कि यस मेरे पीसी में रूट किट आ गया। राइट, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूट किट अटैक। या तो आपके पास कर्नल मोड रूट किट होता है, यूजर मोड रूट किट होता है, बूट किट भी इसकी एक टाइप है। तो जो आपके पास कर्नल मोड रूट किट होता है ना, वो प्रॉपरली जो है इसीलिए डिजाइन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज चेंज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डैमेज करता है। जो यूजर मोड रूट किट होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे डैमेज करता है, और जो बूट किट होता है ना वो सिस्टम के मास्टर बूट को इम्पैक्ट करता है। वो हार्ड ड्राइव, ये जो दूसरी डिवाइस स्टोरेजेस होती हैं जो सिस्टम से के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपके बूट प्रोसेस को सबवर्ट कर देती है। आपके जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर हैं उन पे कंट्रोल रखती है, क्योंकि वो बूटिंग के वक्त जो भी चीजें इनिशियलाइज होती है ना, उन सारे डाटा को वो इम्पैक्ट कर देता है, जो बूट किट की टाइप है रूट किट की। अच्छा, डिटेक्शन कैसे होगी और रिमूवल कैसे होगा? क्योंकि जब मैं कह रही हूँ ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आ गया, तो इसका रिमूवल तो करना नामुमकिन हो गया। तो यस इट्स ट्रू कि रूट किट्स को रिमूव करना
बहुत ज्यादा नामुमकिन हद तक मुश्किल है, क्योंकि रूट किट डेवलपर्स ने जब भी वो कोशिश करते हैं टू हाइड देयर मेलवेयर फ्रॉम यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, तो वो काफी हद तक हमेशा कामयाब रहते हैं। बट अगर आपने कभी ये डिटेक्ट कर लिया, तो आपका फिर वाहिद हल जो रह जाता है रूट किट्स को रिमूव करने के लिए, वो ये रह जाता है, भले आप कितने भी एंटीवायरल इंस्टॉल कर लें, वाहिद जो हल है वो यही है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करें जब भी आपके सिस्टम में रूट किट ने impact डाले, right? So this brings me to the end of discussion with targeted malicious codes. In the next session, we'll be discussing control against program threats. For now, thank you so much for your time. Allah Hafiz.